नमस्कार और स्वागत है आपका आर्ट्स मास्टरी में। इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग इतिहास से, क्लास 12 की जो इतिहास है उससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितनी संख्या में क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, क्या उनकी संख्या रही हुई है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और ये जो वीडियो होने वाला है पार्ट वाइज होने वाला है, यानी कि हम लघुतरीय क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है इस चैप्टर से और इतिहास में थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको पार्ट वाइज करके देखेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 1 से जो प्राचीन भारत है उससे 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से 5 क्वेश्चन ऐसे करके पार्ट 1 के थ्रू हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ एक ही अगर वीडियो में हम लोग जान रहे हैं तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जा रही है, जो कि आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है कि लंबी वीडियो को आप देख सके, क्योंकि रील का ज़माना हो चुका है और आप शॉर्ट्स, सारी चीज़ें शॉर्ट्स में ही खोजते हैं। तो अगर आप अभी नहीं वीडियो को देख रहे हैं, अभी आप समय रहते हुए नहीं वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर आपको नवंबर दिसंबर में यही वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। इसलिए आप समय रहते सीख जाइए और पूरा वीडियो को देखिए कि कैसे क्या क्वेश्चन है, कैसे उसका हम आंसर लिख सकते हैं। फिर उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए कि घर पे हम कैसे लिख सकते हैं, और घर पे जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो आपको और ज़्यादा एग्जाम में बेटर बना सकता है और वो आपको टॉपर बनने से रोक नहीं पाएगा। ये बात आप याद रखिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा वीडियो को मत देखिए, क्योंकि लंबी चीजें ज्यादा समय तक टिकती हैं, छोटी चीजें बस स्क्रॉल किए गायब, स्क्रॉल किए गायब, ये सब चीजें दिखाई देता है। और ये आपके नॉलेज के लिए और आपके जिंदगी के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे वीडियो स्टार्ट होता है एज इट इज आपके सामने 2 लाइनें हम पेश करते हैं। 2 लाइन आपके मोटिवेशनल के, आपको मोटिवेट करने के लिए 2 लाइन हम आपके सामने रखते हैं। जैसे, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। आप भी इसी प्रकार से खुद से वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने आप से कभी भी हारेंगे नहीं, अपने हौसले को हम कम नहीं होने देंगे, और जो हमने सपना देखा है उस सपने को कैसे भी पूरा करूंगा, कैसे भी मैंने वो जो सपना देखा है उस सपने को कैसे भी प्राप्त करूंगा, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, चाहे एड़ी से चोटी का बल लगाना पड़े, मैं वो सपना पूरा करके ही दिखाऊंगा। जब इस प्रकार से आप दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं और जब खुद से वादा कर देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं हारने वाला नहीं हूं, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप टॉपर बनेंगे, आप, और आप बिहार बोर्ड के टॉपर अगले होंगे। ये आप खुद अपने आप पे विश्वास रखिए। बस एक्शन लेना आवश्यक है कि आप जो भी काम कर रहे हैं एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर गाइडेंस में करें। और गाइडेंस में अगर करते हैं, प्रॉपर मेंटरशिप में आप कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन किसी से मेंटरशिप ले रहे हैं या ऑफलाइन मेंटरशिप ले रहे हैं, आप प्रॉपर विश्वास के साथ में उस पर विश्वास रखकर अपने सारी चीजों को कर रहे हैं, तो आप बात मानिए, आप बिहार बोर्ड के टॉपर बन जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इतिहास के कौन से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले 10 सालों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं, ये वीडियो है हमारा लघुतरीय प्रश्नों पे, फिर अगला सीरीज हम वीडियो को लेकर आएंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर। इसी चैप्टर से हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाले में ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे कितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। अभी हम लघुतरीय अगर प्रश्नों की संख्या देखें कि पिछले 10 सालों में क्या ट्रेंड रहा हुआ इस चैप्टर से, जैसे अगर 2015 की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछा गया है, यही 2016 की बात करें तो 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में भी 1 क्वेश्चन, 2019 में 4, 2020 में 2, 2021 में 4, 2022 में इससे 7 क्वेश्चन पूछा गया। ये याद रखिएगा, 2022 में इस चैप्टर से ईंट, मनके तथा अस्थियों से 7 चैप्टर पूछा गया है। 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 प्रश्न पूछे गए हैं। 2023 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2024 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2025 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। आप यहां पर देख रहे हैं कि 2019 के बाद धीरे धीरे इसका क्वेश्चन पूछने का जो संख्या है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या यानी कि ऑन एन एवरेज आपको इस चैप्टर से कम 3 से 4 क्वेश्चन क्या करता है कि आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड के पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन किसी किसी साल में 1 क्वेश्चन दिखाई देता है, किसी साल में 2, यानी मिनिमम 2 से 3 आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या होगा, रहेगा ही रहेगा। तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे प्रकार से तैयारी करके जाना है इस चैप्टर की। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछता है, तो
तो आपको वो भी तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है तो वो भी तैयारी कर लेना है, और शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो उसकी तैयारी करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने आंसर स्किल, जो राइटिंग स्किल है, उस पर ध्यान दीजिए। और जितना ज्यादा आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जाम से पहले, उतना ही ज्यादा आपका आंसर एग्जाम में बेटर लिखाता है और आप बेटर परफॉर्मेंस करके आते हैं और आपके सपने पूरे हो जाएंगे। आइए आते हैं और पहले नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि इस चैप्टर से पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला नंबर अगर क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे पूछता है कि हड़प्पा वासियों द्वारा बृहद सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें, या यही फिर क्वेश्चन पूछ दिया कि हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 साधनों को बताएं। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है 2013 में और साथ ही साथ पूछा गया है 2016 में। ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है? 2013 में, और साथ ही साथ पूछा गया ये क्वेश्चन 2016 में। आपको यहां पर सिर्फ यही उल्लेख करना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो सिंचाई के साधन कौन कौन से थे, किस प्रकार से वहां पे सिंचाई किए जाते थे। आप पढ़े होंगे चैप्टर को तो आप देखते होंगे कि वहां पे कृषि के भी कार्य हुआ करते थे, और कृषि के कार्य हुआ करते थे तो वहां पे नहरों के भी अवशेष मिले हैं, वहां पे कुएं के भी अवशेष मिले हैं, वहां के तालाब के भी अवशेष मिले हैं, जलाशय के भी अवशेष मिले हैं। तो ये सब जो अवशेष हैं ये बता रहे होते हैं कि इन्हीं सब चीजों से वहां पे सिंचाई के कार्य हुआ करते थे। और वहां पे वर्षा के जल को भी संग्रहित करके रखने का क्या होते हैं? अवशेष मिले हुए हैं, कि वर्षा के जल को भी वो प्रॉपर तरीके से संग्रहित करके रखते थे और उससे वो सिंचाई का कार्य किया करते थे। और आजकल तो हमारे यहाँ वर्षा का जल रोडों पे लग जाता है तो उसको हम लोग खत्म नहीं कर पाते और उस जल को ऐसे ही बर्बाद करने देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हड़प्पा वासी, आप चैप्टर भी पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि हड़प्पा वासी किस प्रकार से जल को, वर्षा के जल को संग्रहित करके रख रहे हैं, यानी कि वो जल की कीमत को समझ रहे हैं। और हम लोग तो ऐसे ही जल को बर्बाद करते हुए जा रहे हैं, जो एक समय पे बहुत सारे राज्यों से अभी जल की स्कार्सिटी देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ भी स्कार्सिटी देखने को जल को मिलेगी। तो आपको जल के बचा को रखना है, जल को बचाकर आपको रखना है, वर्षा के जल को संग्रहित करके आप रखिए। ऐसे हम लोग किताबों में बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं कि वर्षा के जल को इस प्रकार से संग्रहित करके रख सकते हैं। हमारे माता पिता भी पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी माता पिता जब घर बनाते हैं या कभी भी वो जब आते हैं इस सिचुएशन में कि अब वो ये कार्य कर सकते हैं, तो वो ये कार्य पर ध्यान क्या करते नहीं देते, क्योंकि उनके सामने और भी बहुत सारी समस्याओं में वो उलझे हुए रहते हैं। तो हम भी ऐसा कोशिश करते हैं कि वर्षा के जल को संग्रहित करें, लेकिन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हड़प्पा वासी वर्षा के जल को संग्रहित करके उसका सिंचाई में इस्तेमाल किया करते थे। अब इसके अगर मॉडल आंसर की बात करेंगे, क्या मॉडल आंसर इसमें लिख सकते हैं? तो इसमें लिख सकते हैं वही सिंचाई के साधन कौन कौन से हुआ करते थे। जैसे लिखेंगे कि हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए मुख्यतः नहरें, कुओं, तालाबों को जल के प्रयोग में लाया जाता था। और अफगानिस्तान में, अब जैसे देखिए यहाँ पे नहर की बात की गई है, तो अफगानिस्तान में देखिएगा कि सुत्कागुंडोर नामक एक स्थल है जो कि हड़प्पाई नहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी यहां से आपको यह भी याद रखना है कि नहर के अवशेष कहां से मिले हैं। तो नहर के अवशेष हड़प्पा सभ्यता के जो सुत्कागुंडोर जो अफगानिस्तान में है वहां से नहर के अवशेष मिले। ये याद रखना है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेगा? पूछेगा, और पूछा भी है बहुत बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी है। तो आपको यह भी याद रखना है कि नहर के अवशेष कहां से मिलते हैं। आपको यह भी याद रखना है कि कुओं के अवशेष कहां से मिलते हैं। तो कुओं के अवशेष आपको मोहनजोदड़ो और साथ ही साथ हड़प्पा से आपको मिलते हैं। और यहीं पर याद रखना है कि तालाब के जो जलाशय के अवशेष है वो कहां से मिलते हैं। तो धौलावीरा नामक स्थल से तालाब यानी जलाशय के भी अवशेष मिले हुए हैं। आपको ये सारी बातें याद रखनी है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेगा? पूछेगा। इसलिए आपको याद रखना है, और आपको आंसर में भी यही सारी यहां पर क्या करना है? मेंशन करना है। देखिए क्वेश्चन के केवल शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्वेश्चन हड़प्पा वासियों द्वारा बृहद सिंचाई के साधन का उल्लेख करें, 2013 में यही क्वेश्चन पूछ दिया गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से पूछ दिया कि हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 साधनों के नाम बताएं। यानी सिर्फ और सिर्फ पूछ दिया गया कि हड़प्पा कालीन समय में सिंचाई के 2 साधन कौन से थे। क्या सिंचाई कैसे हुआ करता था? कुओं से हुआ करता था, वर्षा के जल को संग्रहित करके हुआ करता था, नहर से हुआ करता था, तालाब से हुआ करता था। जब आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं पूरा लिख रहे हैं, जब आप ये वाले लिख रहे हैं तो आप केवल 2 ही को मेंशन कर रहे हैं। लेकिन आप इनको भी पूरा क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको 30 से 40 शब्दों में क्या करने हैं? मेंशन करने हैं। कितने शब्दों में? 30 से 40 शब्दों में
मेंशन करने हैं तो 30 से 40 शब्द ये उतना बन जाता है, तो आप इतना भी क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं और आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पेज पे इसी को हमने इंग्लिश में मेंशन किया है, तो जो भी हमारे बच्चा पार्टी जो इंग्लिश में पढ़ रही है, इंग्लिश मीडियम में, तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि इंग्लिश में इसका क्या मॉडल आंसर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, यानी जो पुरानी वस्तुएं हैं, पुरानी वस्तुएं, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट किया हुआ है, 2015 में भी पूछा है और 2019 में भी यही क्वेश्चन सेम पूछा हुआ है। अब यहां पर और क्या पूछ सकता है, अब से आप क्या समझते हैं की जगह पे क्या अर्थ है, ये भी पूछ सकता है कि क्या अर्थ है, या पूछ सकता है क्या आशय है, इसका पुरातत्व का क्या आशय है, ये भी पूछ सकता है, या पुरातत्व सिंपल पूछ देगा क्या है, पुरातत्व क्या है। तो आप इन शब्दों से मत घबराइएगा, सबका एक ही मतलब है कि यहाँ पे आपको डिफिनीशन क्या करना है, जो इसकी परिभाषा है उस परिभाषा को यहाँ पर मेंशन कर देना है। बस वो परिभाषा जैसे ही आप मेंशन करते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको इतनी ही बात यहाँ पर ध्यान रखनी है और इतनी ही बातों को आपको आंसर में मेंशन करना है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि पुरातत्व को किसे कहा जाता है, तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी इस माध्यम से पुरातत्व वह विज्ञान है कि जो हम पुरानी सभ्यता जो है, पुरानी सभ्यता अगर कहीं पर मिल रही है तो वहां पर हम खुदाई करके जो अतीत की वस्तुएं हैं उनको तलाश करके उस सभ्यता के भौतिक जीवन के बारे में हम पता कर सकते हैं, उस सभ्यता के बारे में हम पता कर सकते हैं कि उसकी समाज कैसा हुआ करता था, उसकी संस्कृति क्या हुआ करती थी, उस पर नगर व्यवस्था कैसा हुआ करता था। और हड़प्पा सभ्यता का हम लोगों ने इसी प्रकार से पता किया है। चैप्टर का ही नाम है ईंट, मन के तथा अस्थियां, तो ईंट हो गया, मन के हो गए, अस्थियां, ये सब कैसी वस्तुएं हैं, पुरातात्विक वस्तुएं ही हैं। और इन्हीं के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को तैयार किए हैं। और ये सब कैसे हमें मिला है, तो ये हमने हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई किया, उसके स्थलों पर हम लोगों ने खुदाई किया, उसके बाद ये सारी वस्तुएं प्राप्त हुई। तो वही बातें यहाँ पर आपको पुरातत्व को परिभाषित करते हुए मेंशन करना है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में पुरातत्व एक प्रमुख साधन के रूप में हमारे सामने आता है। इसी पुरानी वस्तुओं के ही माध्यम से किसी भी सभ्यता के हर एक चीज के बारे में, हर एक पहलू के बारे में हम पता कर पाते हैं। साथ ही साथ पुरातत्विदों ने सिंधु सभ्यता के समीप उत्खनन कर जो पुरातत्विक सामग्री प्राप्त की, उसी सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी लिखी गई। आपको ये पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के कहीं भी हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जो भी पुरातात्विक वस्तु मिलती हैं उन्हीं पुरातात्विक वस्तुओं के ही आधार पे हम लोग हड़प्पा सभ्यता की पूरी जो कहानी है वो हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। या आसपास की जो सभ्यताएं रही हुई हैं उन सभ्यताओं में क्या लिखा गया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वो हम लोगों ने रिसर्च करके पूरे अपने हड़प्पा सभ्यता को क्या किया है, इतिहास को तैयार किया हुआ है। अब ये बातें याद रखने की, जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उस तक अभी तक हम लोगों ने उसको अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, अपठनीय है। क्वेश्चन पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि है अपठनीय, क्या है, अपठनीय है, आपको याद रखना है। यहां पे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा कि पुरातत्व के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, पुरातत्व का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, यह भी आपको क्या करना है, यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो याद रखना है कि पुरातत्विद बोला जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, पुरातत्विद बोला जाता है। या पुरातत्व की खोज करने वाले को क्या कहा जाता है, तो पुरातत्विद कहा जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा, ये बन जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है, अगर अभी तक अगर आपने देखा भी होगा कभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो वहां पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर नहीं आपने देखा होगा तो हम वीडियो बनाएंगे तो आपको उसमें क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। फिर से एक बार आप यहां पे याद रखना है, फिर से एक बार आप बात सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि पुरातत्व के जो अध्ययनकर्ता होते हैं उन्हें पुरातत्विद बोला जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। आप जब भी पुरातत्व पूछता है तो आप पुरातत्व को इस प्रकार से उसका मॉडल आंसर लिख करके आप उसको परिभाषित कर सकते हैं। आप चैप्टर पढ़ते हुए भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी भी
आपने इसकी पढ़ाई की होगी और उसका आपने जो भी वहां पर आंसर लिखा होगा और पढ़ा होगा तो वो आपको आसानी से याद हो सकता है, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। और अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो हमने आसान भाषा में इसको समझाया कि जो भी पुरानी वस्तुएं जो खुदाई करते समय हमें मिलती हैं उन्हें हम पुरातत्व बोलते हैं। वही हमारी सारी चीजें होती हैं जो किसी भी सभ्यता के, सामाजिक जीवन के, भौतिक जीवन के बारे में हमें क्या कर रही होती हैं, बता रही होती हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता के पूरे इतिहास को हम लोगों ने उन्हीं पुरातात्विक वस्तुओं से ही तैयार किया हुआ है। चैप्टर का नाम ही है ईंट, मनके तथा अस्थियां, यानी ईंट, मनके और अस्थियां ये तीनों ही क्या है, पुरातात्विक वस्तु हैं। ये बातें आपको याद रखनी है और यही बातें आपको यहां पर क्या कर देना है, मेंशन कर देना। आपका आंसर कंप्लीट, बिहार बोर्ड का एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको 2 नंबर दे देगा। और यहीं पर इंग्लिश मीडियम में इसको मेंशन किया गया, तो जो भी बच्चा पार्टी इंग्लिश मीडियम में है इसको वीडियो को पॉज करके देख सकती है। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखिए। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। ये जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है 2019 में कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखिए। आप देखिए यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कि अन्नागार कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। साथ ही साथ फिर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता से भी मिले हुए हैं। ऐसे नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता से उसके साक्ष्य नहीं मिले, वहां से भी मिले हुए हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से भी मिले हुए हैं। तो ये बातें आपको याद रखने के मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार मिले हैं उनके विषय में आपको यहां पर क्या करना है, लिखना है। या यहां पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के अन्नागार पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो आपको अन्नागार के बारे में मेंशन कर देना है, उसके पूरी साइज के बारे में, पूरा क्या है, कैसे लोग उतरा करते थे, क्या वहां पे कार्य हुआ करते थे, अनाज रखे जाते थे, कैसे अनाज रखे जाते थे, उनकी क्या बनावट थी। बस इन्हीं को क्या कर देना है, मेंशन करना है 2-4 लाइन में और आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मॉडल आंसर की अगर यहां पर बात करें तो अन्नागार मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कोठार खोजे गए हैं। ये याद रखना है, अन्नागार जो मिला है मोहनजोदड़ो से, और जो धान्य कोठार है, कोठारी जिसे हम लोग आम भाषा में हम लोग कोठारी बोलते हैं, जहां पे अनाज वगैरह रखते हैं, तो वो कहां से मिले हुए हैं, कहां से मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। ये बातें याद रखनी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अन्नागार जो है वो कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। और जो धान्य कोठार एक तरीके से वो भी अन्नागार ही हैं, तो वो भी हमारे कहां से मिले हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता से मिले हुए हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में अपने यहाँ कोठारी बोलते हैं। कोठारी, ये कोठारी है, यानी वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जितने सारे हमारे धान्य धन होते हैं, जो अनाज वगैरह होते हैं, पूरे साल के राशन वगैरह होते हैं, हम उसी में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो वो वहां से हड़प्पा सभ्यता से 12 मिले हुए हैं। संख्या में कितने मिले हुए हैं, 12 मिले हुए हैं। ये 2 कतारों में 6-6 की संख्या में है। ये धान्य कोठार ईंटों के चबूतरे पर है एवं प्रत्येक का आकार 15.23 मीटर से 6.9 मीटर है। अन्नागार में हवा आने की व्यवस्था थी। अन्नागार का सुदृढ़ आकार प्रकार, हवा आने की व्यवस्था तथा इनमें अन्न भरने की व्यवस्था निसंदेह उच्च कोटि की थी। यानी जो अन्नागार बनाया गया था, अब देखिए आप राजनीति शास्त्र पढ़ रहे होंगे, हम लोग खाद्यान्न संकट का, आजादी के बाद खाद्यान्न संकट से हम लोग गुजर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम लोग कृषि कर रहे थे, लेकिन अन्नागार हम लोगों ने, कोल्ड स्टोरेज हम लोगों ने नहीं बनाया। और हड़प्पा सभ्यता की सोच कितनी ज्यादा विकसित थी और कितने ज्यादा वो आगे थे, कितने ज्यादा वो आगे थे, ये आप सोच सकते हैं कि पहले से ही उन्होंने ये सारी बातें सोच रखी थी। और उसके लिए उन्होंने अन्नागार का भी निर्माण करके रखा हुआ था कि पूरे शहर का, पूरे नगर का जो अन्न है वहां पे रखा जा सकता है, या फिर जो पर्सनली जो अन्न है वो भी क्या हो सकता है, रखा जा सकता है। और ऐसे हड़प्पा सभ्यता में नहीं, ऐसे मोहनजोदड़ो में ही नहीं, ऐसे हड़प्पा सभ्यता में भी मिले हुए हैं। ये जो आपको कोठारी, आपको यही जो दिखाई दे रहा है, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये हड़प्पा सभ्यता से मिला हुआ कोठारी है। ये हड़प्पा सभ्यता से मिले हुए कोठारी हैं, जो एक लाइन में 6 हैं और जो एक लाइन में 6 हैं। और इन अन्नागार में हवा आने जाने की भी व्यवस्था थी, ताकि जो अन्न है वो क्या हो सके, खराब ना हो सके। तो आपको इसको डायमेंशन को क्या कर देना है, मेंशन कर देना है। मोहनजोदड़ो में जो मिला हुआ है उसके डायमेंशन को मेंशन कर देना है। साथ ही साथ ये और कहीं मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता में भी मिला हुआ है कोठारी एक तरीके से, तो वो भी अन्नागार ही है, अन्न रखने का ही जगह है। तो आपको वो भी यहां पर क्या कर देना है, मेंशन कर देना है। और आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आपका यहां पर आंसर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही आपको मेंशन करना है और आपको 2 नंबर देने से
कोई भी नहीं रोक सकता है। और उसी को यहाँ पर क्या किया गया है, इंग्लिश में मेंशन किया गया है। तो जो भी बच्चा पार्ट इंग्लिश वाली है, इंग्लिश वाली वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के विषय में लिखिए। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2019 में पूछा गया और 2021 में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यानी 2 साल बाद ही इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। 2 साल बाद ही इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। और ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग घर पे बहुत बार कर लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। अगर पूछ देगा तो वहां पे फिर मुंह बना दीजिएगा कि कैसे लिख सकते हैं इसको। इसलिए आप अभी से ही, अभी समय है आपके पास, 8 से 10 महीना समय है आपके पास, तो आप अभी से ही आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस पढ़िए, सिलेबस भी अपना कवर कीजिए, लेकिन जितने चैप्टर्स आपने पढ़ लिए उस चैप्टर्स का आंसर लिखने की भी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। तभी जाकर आप एग्जाम में बेटर कर पाएंगे, नहीं तो फिर वहां पे इधर उधर ताक झाक करने में लगे रहेंगे। ये बातें आप याद रखिएगा। अब मोहनजोदड़ो की जो सार्वजनिक स्नानागार के विषय में, यानी दुनिया जब स्विमिंग पूल के बारे में नहीं जानती थी तब हम स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। जब दुनिया स्विमिंग पूल के बारे में नहीं जानती थी तब हम स्विमिंग पूल में क्या कर रहे थे, नहा रहे थे। और केवल पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं था, सार्वजनिक था, हर व्यक्ति उसमें क्या कर रहा था, नहा रहा था। धार्मिक अनुष्ठान वगैरह इस सब में क्या होते थे, किए जाते थे। और धार्मिक अनुष्ठान वगैरह जब होता था तो इसमें लोग स्नान किया वगैरह करते थे। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसका मेंशन जब भी हम आंसर करेंगे तो ये कहां पर मिला हुआ है ये बताएंगे, और मिलने के बाद ये भी यहां पर बताएंगे कि इसका डायमेंशन क्या रहा हुआ है। फिर उसके बाद यहां पर लिखेंगे कि लोग कैसे, किस प्रकार से ईंटों का निर्माण किया गया है, कच्ची ईंटों का निर्माण किया गया है या पक्की ईंटों का निर्माण किया गया है। तो आप याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता में कच्ची ईंटें आपको दिखाई देती है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में आपको क्या दिखाई देती है, पक्की ईंटों की बनी हुई इमारतें दिखाई देती हैं। और प्रॉपर प्लानिंग वे में सारी चीजें बनाई गई रहती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की भी सभ्यता से बहुत ज्यादा क्या थी, आगे थे। और हड़प्पा वासी बहुत ज्यादा उस समय क्या थे, आगे थे। ये सारी बातें आपको क्या कर देना है, यहाँ पे मेंशन कर देना है, किधर से उतरा करते थे। यहाँ पर ये जो सीढ़ी है, किस प्रकार से सीढ़ी ये बनाई गई है, उतरने की सीढ़ी का क्या रास्ता रहा है, दक्षिण से उतर रहे हैं, उत्तर से उतर रहे हैं या पूरब से उतर रहे हैं। ये बातें भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना कि हम दक्षिण से वहां पर क्या कर रहे थे, दक्षिण तरफ से उतर रहे होते थे। ठीक है, यहाँ पे कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होता था तो अनुष्ठान के स्नान करने हेतु हम यहाँ पर क्या हो रहे थे, एकत्रित हो रहे थे। जैसे एक मूवी आई थी मोहनजोदड़ो, आप उसमें भी ये सब चीजें क्या किए होंगे, स्नानागार के बारे में वहां पर भी क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। हालांकि वो तो फिक्शन है, लेकिन फिर भी आप वहां पर क्या कर सकते हैं, इस बात को आप देखे होंगे। वहां पे जो स्नानागार है उसका चित्र हमने दिखाया था। आप अगर इसका मॉडल आंसर देखें कि मॉडल आंसर हमने क्या लिखा, तो पहले आपके सामने रखे हैं कि मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। कौन सा, स्नानागार। यहाँ के विशाल दुर्ग की जो स्थिति है वहां पे ये भी मेंशन किया गया है, में स्थित विशाला स्नानागार यह 39 फुट यानी 11.88 मीटर लंबा, 23 फुट यानी 7.1 मीटर चौड़ा एवं 8 फुट यानी 2.24 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाई गई थी। यानी आप एक देख सकते हैं उत्तर की तरफ से और एक देख सकते हैं आप क्या, दक्षिण की तरफ से, यानी दोनों तरफ से इसमें क्या की गई थी, सीढ़ियां बनाई गई थी उतरने के लिए। यह भी आपको मेंशन करना है। साथ ही साथ स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना है। संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु होता होगा। स्नानागार से जल के निकास की भी व्यवस्था थी एवं स्वच्छ पानी को एक कुएं द्वारा स्नानागार में लाया जाता था। वस्तुतः यह स्नानागार तत्कालीन उन्नत तकनीकी का परिचायक है। मार्शल महोदय ने इस कारण इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। यानी उस समय इस प्रकार का कोई भी चीज पूरे विश्व की सभ्यता में भी नहीं दिखाई देती थी। इसलिए जॉन मार्शल ने इसे आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी हुई है। किसको, मोहनजोदड़ो को, जहां स्नानागार है। आपको यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का जो कहां पर स्नानागार मिला है, पहले यह बात याद रखना है, कहां पे मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। उसका क्या डायमेंशन रहा हुआ है, तो डायमेंशन आपको ऐसे याद रखना है, 11.88 गुणे 7.01 मीटर गुणे, आपको यह भी याद रखना है 2.44 मीटर। आपके ये डायमेंशन आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि ये पूछेगा। ये जो है लंबाई है, ये जो है इसकी चौड़ाई है और ये जो है इसकी गहराई है। ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है। मेंशन ये
पूरा यही क्या करता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा, तो आपको ये याद रखना है, इसके डायमेंशन को याद रखना है। और डायमेंशन को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि आपको आंसर में क्या करना है, मेंशन करना है। जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है, तो इसलिए भी आपको ये याद रखना है। और एक बात याद रखना है कि मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला था उसका इस्तेमाल लोग किस लिए किया करते थे, तो संभवतः अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया करते थे। इसका लिपि को हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, क्या लिखा गया उसमें हम लोग कुछ जानते नहीं है, हम अनुमान लगाते हैं। अनुमान प्रमाण पे हमने इस हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को तैयार किया हुआ है, तो ये बातें आप याद रखिएगा। और जैसे ही ये सारी बातें आप लिखते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही कंप्लीट होगा आपको 2 नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है पेज जो इंग्लिश में लिखा गया है उसमें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें, जो कि बहुत ज्यादा विश्व में प्रचलित है, जो कि बहुत ज्यादा विश्व में प्रचलित है। और ऐसा लगता है कि किसी ने एक प्रॉपर प्लानिंग वे में उस शहर को, सिंधु घाटी सभ्यता को पूर्ण रूप से क्या किया है, बसाया हुआ है। और उस नगर नियोजन की प्रणाली, आजकल हम लोग ये देखते हैं कि बारिश थोड़ी सी, बहुत सारी थोड़ी अगर बारिश होती है तो गलियों में, सड़कों पे नाली जो है एकदम उफान मारना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उस प्रकार उस समय नहीं हुआ करता था। उस समय के लोगों ने इस प्रकार से हर एक चीज की व्यवस्था की थी। जो जल निकास प्रणाली थी इसकी प्रमुख विशेषता हुआ करती थी, जल निकास प्रणाली कह लीजिए, अन्नागार कह लीजिए, स्नानागार कह लीजिए, ये सारी जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी प्रमुख विशेषताओं में आती हैं इनकी। ठीक है, तो ये अलग ही एक अपना एक अस्तित्व क्या करता है, रखता है। इसके बारे में किसी भी सभ्यता के साथ में हम तुलना क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये अप्रतिम है, ये क्या है, अप्रतिम है। अब यहां पर हम इसके अगर आंसर को देखें, ये कब पूछा गया, तो 2014 में पूछा गया, 2017 में ये पूछा गया है। मॉडल आंसर अगर हम लिखें और देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं मुख्यतः रूप से उल्लेखनीय है। पहला जैसे आप मेंशन कर सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए गए थे। इन लोगों ने 90 डिग्री के कोण पर काटती हुई सड़कों एवं गलियों का निर्माण किया हुआ था। यानी देखिए इस प्रकार से ऐसे एक मेन रोड हो गया, ठीक है, इसके बगल में उसकी गलियां हो गई, नलियां हो गई, इस तरीके से ऐसे इस प्रकार से नली हो गई, और ऐसे यहां पर इस प्रकार से घर हुआ करते थे, ऐसे उनके घर हुआ करते थे जो इस तरीके से कनेक्टेड हुआ करते थे, और दोनों प्रकार से इस प्रकार से बसाए गए थे इनके घरों को। इस प्रकार से दोनों इस प्रकार से हर जगह इस प्रकार से हुआ करती थी, ऐसे ही। और अब जैसे फिर इसमें इस प्रकार से एक ऐसे हो गया समकोण, इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर काट रही है। फिर इसके किनारा भी ऐसे इस प्रकार से एक नली हो गया, फिर इस रोड के किनारा भी एक इस प्रकार से नली हो गया, और इसके किनारे क्या हुआ करते थे, घर आपको दिखाई देते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार से ही ये सारी चीजें प्रॉपर प्लानिंग के साथ में बसाई गई थी। देखिए उस समय लोगों ने सोचा हुआ था कि किस प्रकार से हमारे प्लानिंग करके हमारे शहर को बसाना है, लेकिन वर्तमान अगर हम कह लिया जाए तो हमारे यहाँ, अगर हमारे राज्य की बात करें बिहार सरकार में, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शहर हैं जो अभी उभर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अगर ध्यान देती तो वो शहर अभी से ही उनको प्रॉपर प्लानिंग में क्या किया जाता, बसाया जाता, फिर आगे चलकर उनको तोड़फोड़ करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ता। ये सरकार को अभी ध्यान में देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये नहीं दिया जाता था। तो आप अगर मेंशन करेंगे इस आंसर में तो ये आप ये लिख सकते हैं कि वहां पे इस प्रकार से सड़कों और नालियों का निर्माण किया गया था जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे, यानी समकोण पर एक दूसरे को इस प्रकार से काटा करती थी। दूसरा, उनकी जल निकासी की व्यवस्था भी सुनियोजित थी, यानी नलियां बड़ी सरलता से साफ हो सकती थी। यानी इस प्रकार से रोड हुआ करता था और उसके बगल में ही साथ ही साथ रोड के साथ ही साथ क्या हुआ करता था, नालियां गुजरा करती थी। और ऐसा नहीं, वर्षा का जो जल हुआ करता था वो जाकर उस नाली में इस प्रकार से एकत्रित हुआ करता था कि एक जगह पर गड्ढा बनाया जाता था और उसमें वो सारे जल संग्रहित हो जाते थे, और इन जल का वो लोग पुनः इस्तेमाल किया कर लेते थे। ठीक है, तो इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो से विशाल एवं सुनियोजित स्नानागार एवं अन्नागार के क्या भी मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो ये सभी साक्ष्य जो हैं ये क्या बना रहे हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इस नगर नियोजन के प्रणाली को दर्शा रहे हैं। ये किसको दर्शा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली को दर्शा रहे हैं। और आप इसी प्रकार से 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, और 3 पॉइंट लिखने के बाद आपका ये जो 2 नंबर 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर स्नानागार के बारे में नहीं बताना है, अब यहाँ पर आपको अन्नागार के बारे में नहीं बताना है, बस यही 3 पॉइंट क्या करेंगे आप लिखेंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा,
कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला जा रहा है। पीछे हम लोग इसे और किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से हम लोग जानते हैं इसे, ठीक है। और साथ ही साथ इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। तो इसके अलग अलग नामों को भी आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है। तो ये आप इस प्रकार से करके क्या रखना है, याद रखना है। तो ये तो पार्ट 1 रहा इस चैप्टर के, कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां पर उसके हम लोग इंग्लिश मीडियम में, यानी जो पिछले वाला क्वेश्चन है वहां पे इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर हमने उसको मेंशन किया हुआ है। तो ये तो पार्ट 1 इसका, इस वीडियो का, इस चैप्टर का पार्ट 1 ये है कि अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को आज देखा हुआ है। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन को देखेंगे, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन देखेंगे। फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों 5-5 क्वेश्चन ही हम लोग क्यों देखेंगे, क्योंकि आपके पास तो समय भी नहीं है। समय भी तो होना चाहिए। आप तो इस स्क्रोल शॉर्ट्स वाले जमाने में जी रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए, सारी चीज़ें छोटी छोटी चाहिए। लंबी लंबी वीडियोज़ को आप लोग क्या करते हैं, देखते नहीं है। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि छोटी छोटी ही वीडियो बनाएंगे, जिसमें 5-5 क्वेश्चन के बारे में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसको आप भी देख सकें, जिसको आप भी क्या कर सके, पूरा देख सके, तभी जाकर आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप दोस्तों को भी साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि उसका भी क्या हो सके, एग्जाम क्लियर हो सके।